जैसे आप वार्ड नंबर 3 से जिला परिषद की तैयारी में इसके बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी आवाज़ न्यूज़ चैनल से, जो आप लोगों ने समय निकाल करके हमारे विचार जो हैं वो पब्लिक के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बोला है कि आपका क्या विचार है वार्ड नंबर 3 से जो आप जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं विचार की बात अगर करता हूँ, जो मैं कि हमारे जो वार्ड नंबर 3 में जो कई सालों से जिला परिषद के द्वारा जो विकास कार्य किए जाते हैं, हमारे जो पिछले पार्षद हैं उन्होंने जितने विकास कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं। लेकिन आने वाले समय में आपको पता ही, यंग जनरेशन है, जो युवा है, उनकी इस टाइम में राजनीति में बहुत हिस्सेदारी बढ़ रही है। तो जिला परिषद में इलेक्शन लड़ने के बाद अपने वार्ड की जो भी कमियां हैं, जो भी हमारे वार्ड में ग्रांट्स आती हैं, उनको मैं लेकर के आने का कार्य करूंगा। और जो पब्लिक की समस्याएं होती हैं, देखिए जिला परिषद का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होता है कि मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक व्यक्ति को किसी की समस्या का समाधान करने के लिए कोई ना कोई पद प्रतिष्ठा उसके पास होना ज़रूरी होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जिला परिषद का इलेक्शन लड़ करके अपने वार्ड में, जो मेरे वार्ड में 30 गांव आते हैं और 19 से 20 पंचायत आती हैं, उन गांवों में जैसे गलियों का जो कार्य होता है, मैक्सिमम गलियाँ ऐसी होती है, मैक्सिमम जो किसानों के रास्ते हैं कच्चे होते हैं, और जो सरपंच है, ग्रामीण सरपंच जो होते हैं, वो कार्य करने में सक्षम नहीं होते, या उनके पास फंड नहीं होता, या वो उस कार्य को कर नहीं पाते। तो हमारी जो हरियाणा सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने जिला परिषद एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया है कि हम सरपंच के अलावा, ब्लॉक समिति मेंबर के अलावा, जिला परिषद जो सदस्य है उसके द्वारा भी कई करोड़ों रुपए की ग्रांट हमारे जिले में और गांव में दी जाती है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि 30 गांव होते हैं या 29 गांव होते हैं, गांव काफ़ी होते हैं, ग्रांट्स जितनी भी आती है सबके कार्य को ध्यान में रखकर हमें लोगों की सेवाएं करनी होती है, लोगों के कार्य करने होते हैं। अब मैं जैसे कि अपने इस वार्ड नंबर 3 में लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, लोगों की समस्याएं जानता हूँ, एक्चुअल में उनको समस्याएं क्या हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, हमारे जो युवान है, जो यंग जनरेशन है, आज के टाइम में जो खेल के मैदान हैं, खेल के मैदान की कहीं ना कहीं कमी है। युवाओं को खेलने के लिए उनके पास प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए सामान नहीं होता। खेल का मैदान अगर है भी कहीं पे तो उसमें प्रॉपर साफ़ सफाई कम होती है, ठीक है, चार दीवारी नहीं होती, तो किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, जो ग्रामीण इलाकों में गरीब मजदूर किसान होते हैं, किसानों के जो रास्ते होते हैं, देखिए जिला परिषद की मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करना आपके सामने चाहूँगा और बड़ा स्पष्ट शब्दों में मैं बोलना चाहूँगा कि किसान होते हैं वो हमारे, जो इस हरियाणा सरकार है, जो भारत सरकार है, और जो हमारे देश की इकोनॉमी है, ठीक है, वो उसका धरातल है, उसका आधार है। अगर हमारा किसान ही खुश नहीं होगा तो पब्लिक कहीं से खुश नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक किसान है, जो लोगों का पेट भरता है, अपनी जो नेक कमाई होती है, सारा दिन खेत में मेहनत करता है, उससे जो लोगों का पेट भरता है, अगर वही खुश नहीं होगा तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होती है हमारी सरकार के लिए और पब्लिक के लिए। तो जो किसान है, किसानों के जो रास्ते हैं, जिन लोगों के रास्ते पक्के हो चुके हैं, पिछली सरकारों ने जो कराया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन जिन लोगों के रास्ते कच्चे हैं किसानों के, मैं उनको कंप्लीट कराने का कार्य करूँगा। दूसरा क्या है कि जैसे मैं गांव में गया तो महिलाओं की समस्याएं थी। कई जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो चाहती हैं कि सर हमें ना सक्षम बनाया जाए। सक्षम मतलब जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान चलाया। आत्मनिर्भर भारत की अगर मैं बात करता हूँ, हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो कहीं बाहर काम, उनमें काम करने की इच्छा होती है, लेकिन वो कार्य नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास कार्य नहीं होता काम करने के लिए। तो मैं कई गांव में गया, वहाँ की महिलाओं ने बोला कि सर हमारे यहाँ पे कोई छोटी मोटी कोई फैक्ट्री, छोटी मोटा कोई ऑफिस, छोटी मोटी कोई कंपनी ओपन की जाए, ताकि हम लोग वहाँ पे अपनी फैमिली के पालन पोषण के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत में भी मदद कर सके, यानी हमें कार्य मिल सके। तो उसके रिगार्डिंग ये भी मैं आवाज़ उठाऊंगा अपने इस वार्ड में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा क्या है, गांव में जैसे गलियाँ होती है या जो गांव में तीर्थ स्थल होते हैं, तीर्थ स्थल पर जो रास्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं कच्चे होते हैं, या तीर्थ स्थल पे चार दीवारी नहीं होती। तो हमारे हिंदू धर्म में एक बात कही गई है कि अगर हम अपने पूर्वजों का या
अपने जो गांव में नगर खेड़ होता है या गांव में जो मंदिर होता है या जगहों में गुग्गा मेडी होती है, अगर वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम लोग पूजा करते हैं। तो ये भी जरूरी है। तो वहाँ के कई रास्ते कच्चे होते हैं, कहीं पे पेंट वगैरह में कमी होती है। देखिए सरपंच जो प्रतिनिधि होता है वो अपनी तरफ से बहुत कार्य कराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कार्य रह जाते हैं। और सरकार ने जो जिला परिषद का एक अलग से ये वो बनाया, अलग से एक डिपार्टमेंट बना, तो इस डिपार्टमेंट में आने के बाद जो कुछ लोग जो ग्रांट्स होती है हमें लोगों के जो कार्यों के लिए मिलती हैं, हम उनका दुरुपयोग करेंगे, उनका सदुपयोग करेंगे, उनको करेंगे और पब्लिक के जो भी कार्य कराने में कोशिश करेंगे। अब बात आती है किसानों की, बात आती है युवाओं की, बात आती है जैसे कि हमने पढ़ने लिखने को लेकर के गाँव में जो अपने स्कूल होते हैं, देखिए करने को ना व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जिला परिषद का इलेक्शन बहुत अच्छी बात है, हम लोग लड़ रहे हैं और पूरी मेहनत करेंगे और पब्लिक भी साथ देगी और हम जीत भी दर्ज करेंगे अपनी। लेकिन हमारी जो भी सरकार की अगर मैं बात करता हूँ, करंट हमारी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हम डेली देखते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे विधायक जी हैं, वो कहीं ना कहीं जो लोगों की नीड्स हैं या जो लोगों की आवश्यकताएं हैं इस टाइम पे, उनका पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। हर रोज़ एक नई घोषणा करते हैं और उसको पूरा करने के लिए कथित तौर पर जमीनी जुड़ाव से कार्य करते हैं। हमारे विधायक जी है वो भी अच्छा लोगों से मिलजुल करके कार्य कराने को। और जो हमारी हिंदरी हल्के की कुछ एक सड़कें हैं, देखिए जिला परिषद से हम लोग सड़कें तो नहीं बनवा सकते जैसे कि मेरा मानने में आया है, लेकिन हम उनकी अप्रोच कर सकते हैं, विधायक जी से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे लोगों के कार्य होते हैं, लोगों के किसी का राशन कार्ड, मैक्सिमम मैंने गाँव में देखा किसी के राशन कार्ड की समस्या है, किन्हीं के मकान की समस्या है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनते हैं उनकी समस्या है, या युवाओं को खेल की किट। मैंने कई गाँव में देखा है कि जैसे हमारे युवा वर्ग के हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गाँव में स्टेडियम तो होते नहीं, ना ही कोई कोच होता है, और गांव में से मैक्सिमम बच्चे पढ़ लिख कर करके बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं। आपने देखा है हमारे यही इंद्री हल्के से एक गुड़िया आईएएस बनी है, आईएएस रैंक के कर्मचारी है, एनएसजी कमांडो में है, पुलिस में है, बड़े बड़े रैंक पे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से ही अपनी तैयारी करके ऊपर खेलों में, ओलंपिक में, नेशनल खेलों में जाते हैं। तो लोगों के जो बच्चे हैं देखिए वो इतने सक्षम नहीं होते, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हुए हैं, अब तो नहीं, हम स्टूडेंट रहे हुए तो हमें पता होता है कि किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मैं अगर आपको एक प्रैक्टिकल सी बात बोलता हूँ, हम 5-5 रुपए इकट्ठे करके क्रिकेट मैच खेलते थे। 5-5 रुपए इकट्ठे करना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। आज के टाइम में ठीक है, हमारा देश ग्रो कर रहा है, पब्लिक गरीब से थोड़ी मिडल होती जा रही है, तो लोगों के पास धन की भी मतलब अकॉर्डिंग टू नीड उनके पास इतनी क्षमता है। लेकिन जो स्टूडेंट वर्ग होता है उनको क्या करना होता है, पढ़ाई के साथ उनको इतना खर्चा नहीं मिल सकता कि वो अपना सामान वगैरह खरीद सके। जैसे आज के टाइम में आपने देखा युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो नशे से दूर भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो खेल है, खेल की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। हमारे मंत्री जी हैं, संदीप सिंह जी है, पेहवा से विधायक भी हैं, और हमारे खेल मंत्री राज्य मंत्री भी हैं, वो भी मैं देखता हूँ उनके डेली न्यूज़ देखता हूँ, कहीं ना कहीं पे वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पब्लिक के बीच में बैठ करके वो खेल के साथ साथ, खेल को तो प्रोत्साहन दे ही रहे हैं, साथ के साथ जो उनकी मैं पोस्ट देखता हूँ सड़कों वगैरह की, या गांव में जो तीर्थ स्थल है, सबसे बढ़िया बात है कि गांव में जो तीर्थ स्थल हैं उनकी तरफ भी ध्यान रख के वो अच्छा कार्य कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मैं खेल मंत्री से तो गुजारिश करूंगा ही करूंगा, साथ में मेरे से जो बन पाएगी, जो हमारे युवा है, वार्ड नंबर 3 के जो युवा हैं, मैं सबको जो खेल की किट है वो मैं देने का प्रयास करूंगा। जो मेरे अंदर की बात है, जो युवा है, किन्हीं को क्रिकेट की किट चाहिए, या किसी को वॉलीबॉल की किट चाहिए, या कबड्डी के लिए उनको मैट चाहिए, या वॉलीबॉल के लिए नेट चाहिए, या उनको भागदौड़ करने के लिए जो स्टेडियम है, ग्राउंड है, उनमें अगर मैं बात करता हूं, जो ट्रैक होता है अपना, ट्रैक ख़राब होते हैं, उन ट्रैक को बनाने में मैं अपना पूर्ण रूप से योगदान दूंगा। 4 दीवारी अगर कहीं पे नहीं है स्टेडियम की और बच्चे को परेशानी हो रही है, तो मैं युवाओं को इस चीज़ में फ्रंट में रख के चलूँगा। और दूसरा मेरा मानना है, आज के टाइम में ना जो वृद्ध हैं, वृद्ध अगर मैं बात करता हूँ, बूढ़े वर्ड अच्छा नहीं लगता बोलने के लिए, लेकिन जो हमारे वृद्ध हैं, जो पगड़ी बांधते हैं सर पर, जो हरियाणी कल्चर को आगे लेकर के जाते हैं, उनके सम्मान में कहीं ना कहीं कमी होती है। अब जो गाँव में वृद्ध आश्रम बनाए गए हैं या सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पे जो वृद्ध हैं बैठ करके एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके, हुक्का गुड़गुड़ा सके, और गाँव की जो दशा है उसके बारे में जिक्र कर सके, ऐसा हमारी जो आने वाली संस्कृति है वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। लोगों के पास अच्छी क्वालिटी के मकान हैं, एसी लगे हुए हैं, घर से बाहर जाने का
करते तो क्या होता है, बीमारियां पनप रही हैं। बीमारियां क्यों पनप रही है? क्योंकि हम एक दूसरे से अपने विचार साझा नहीं करते, हम लोग वॉकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो गांव में वृद्ध होते हैं या गांव में जो लोग हैं, सुबह निकलते हैं काम करने के लिए और शाम को काम करके घर पे लौटते हैं, उनके लिए जैसे गांव में कोई भी एक पब्लिक प्लेस होता है, जैसे कम्युनिटी सेंटर होता है या फिर पंचायत भवन होता है, या फिर मैं वृद्धाश्रम की बात करता हूँ जो हरियाणा सरकार ने बनाए थे, हुड्डा सरकार ने जब बनाए थे, वृद्धाश्रम की मैं बात करता हूँ। तो वहाँ पे क्या रहता है, उनके वहाँ पे बैठने की जो व्यवस्था है, वहाँ पे लाइटिंग की सुविधा, वहाँ पे जो फर्श वगैरह अगर टूटे हुए हैं उनको मरम्मत कराने का काम या उनको पक्का करवाने का काम, या वहाँ पे कुर्सी की अगर मैं बात करता हूँ कुर्सी की, या हमारी जो पुरानी संस्कृति थी मंजा यानी खाट जिसको हम हरियाणवी कल्चर में बोलते हैं, मंजे, वहाँ पे खाट की उपलब्धता करानी, वहाँ पे जो टॉयलेट है, पीने का पानी है वो साफ़ नहीं होता। देखिए जब तक हम लोगों को फैसिलिटी नहीं देंगे या हम जब तक अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं देंगे या उनके पास खेल का, यानी अगर हम एक बॉर्डर पे जाता है, अगर मैं बात करता हूँ हमारे जवान की, अगर उसको हम बॉर्डर पे भेज देते हैं और उसके पास चलाने के लिए हथियार ही नहीं है तो वो कैसे अपने दुश्मन का सामना कर रहे हैं। ये एक मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, अगर मेरे वृद्ध आदमी या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अगर मैं प्रॉपर प्लेस अवेलेबल कराऊंगा जहाँ पे वो बैठ के अपनी बातचीत कर सके तो वो जरूर जाएंगे। या आप देखना कि वो स्वस्थ घर में भगवान का निवास होता है। तो जितनी भी पब्लिक सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वार्ड नंबर 3 की जितनी भी प्रॉपर्टी है, मैं केवल वार्ड नंबर 3 की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें मुआयना करूंगा और यह देखूंगा कि कहाँ कहाँ व्यवस्था जो है डगमगाई हुई है। यानी सरकार ने तो हमें एक चीज़ सौंप दी है, क्या उसकी कोई केयर कर रहा है? ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। सरकार अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ती कभी भी, लेकिन जानकारी क्या होती है कि आगे की जो व्यवस्था होती है, जैसे हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, अपने घर में हम किसी को तोड़ने नहीं देते, ऐसी जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है उसमें जो भवन बनाए हुए हैं बड़े बड़े, आपने देखा अम्बेडकर भवन बनाए हुए हैं, रविदास मंदिर बनाए हुए हैं, धर्मशालाएं बनाई हुई है, वहाँ पे वो बना करके चले जाते हैं। उसके बाद उनकी जो देख रेख है वो आम पब्लिक को करनी होती है। आम पब्लिक नहीं करती तो उसके लिए कोई ना कोई एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यानी एक लीडर होना चाहिए। तो मैं लीडर तो नहीं कहूँगा, मैं उनका भाई बन के, उनका बेटा बन के, उनका दोस्त बन के उनके बीच में जाकर के इन समस्याओं को उनके सामने रखूंगा और सभी को, युवाओं को और बड़े बुजुर्गों को सम्मान दे करके उनको इस चीज़ के प्रति प्रेषित करूंगा कि जो भी सरकारी प्रॉपर्टी है, जो भी सरकारी है, जिसमें मेरे लायक कोई सेवा होगी, जिसमें मेरे को काम कराना होगा, मैं वो कराऊंगा और हमारी हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी संस्कृति को दोबारा लेकर के आने का मैं कार्य करूंगा। महिलाओं के बारे में मैंने आपको बोला, आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम चलाई हुई है, महिलाओं के लिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा कि वही है कि भाषण हो जाते हैं, भाषण तो नहीं दूंगा मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ कि जहाँ तक मेरे से बन पाएगा मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करूँ या किसी मंत्री से गुजारिश करूँगा, मैं कहीं ना कहीं अपने इस वार्ड नंबर 3 में या इस हल्के में कोई ना कोई छोटा सा उद्योग लेकर के आने की कोशिश करूँगा। गाँव की जो भी गलियाँ हैं, कच्ची हैं, पक्की हैं, मतलब जो गलियाँ कच्ची हैं उनको पक्का कराने का कार्य करूँगा। किसानों के जितने भी रास्ते कच्चे हैं उनको पक्का कराने का कार्य करूँगा। और दूसरा, गाँव में इंटर देख रहे हैं, जैसे कि हमारे कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन है, कहीं पे लो कनेक्टिविटी हो जाती है, तो मैं बात करके, वैसे सरकार ये फैसिलिटी लेने वाली है हर एक गांव में। अब आपको इस चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी कि लाइब्रेरी होगी हर एक गांव में, जैसे कि दूसरे चौटाला जी ने बोला है, न्यूज़ में घोषणा करी है, और बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लूँगा। और गाँव में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, गाँव में जो फॉर्म वगैरह फिल होते हैं, जिनके लिए हमारे युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, उनको 100 से 200 से 500 रुपये चार्ज किया जाता है, वो फैसिलिटी मैं अपने गाँव में उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। दूसरा क्या है, अगर मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल की, यानी स्वास्थ्य की मैं बात करता हूँ, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ से अगर मैं हॉस्पिटल की बात करता हूँ तो करनाल लगभग 30 किलोमीटर है, जो मेरा वार्ड है वहाँ से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर करनाल पड़ता है। अगर किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, उसको करनाल, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर जाना पड़ता है। जब तक वो वहाँ पर जाता है तो उसको मतलब कि डेथ हो जाती है बंदे की। तो हमारे इंद्री में अभी 100 बेड का हॉस्पिटल बना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो मैं ज़्यादा बड़ी, फिर वही मैं बात रिपीट करूँ, बड़ी बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल सी बात करूँगा कि मैं अपने किसी से भी मिल करके हरियाणा सरकार में जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो भी शिक्षा मंत्री है, जो भी स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे इस बारे में बात करके, और जो हमारी जो फैसिलिटी है, एम्बुलेंस फैसिलिटी वैसे सरकार ने दे रखी है, उसको और बढ़ाने का काम करूंगा। और गाँव में 1 से 2 व्यक्ति ऐसे निर्धारित किए जाएंगे जो किसी भी व्यक्ति की, अगर गाँव में कोई भी सिचुएशन होती है, गाँव में अगर एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उनको अपनी गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल जा सकता है। मैं उन लोगों को, मैं ये बड़ी सोच समझ के बात बोल रहा हूँ, उन 2 से 3 व्यक्ति का हर एक गाँव में मैं चयन कराऊंगा।
चाहे उनको मुझे अपनी तरफ से कुछ पे करना पड़े, उनका खर्चा मुझे अपनी तरफ से देना पड़े, लेकिन किसी को स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और तीसरा क्या है मैडम, मैं बात करना चाहूँगा आपसे, जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं, अब आपको पता है हमारे यहाँ पे मॉडर्न स्कूल बनने जा रहे हैं, संस्कृति मॉडर्न स्कूल बनने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में पहले 100 स्कूल ऐसे बनाए जाएंगे। उनमें क्या होगा, इंग्लिश मीडियम। जो प्राइवेट स्कूल है वो तो है ही है, ठीक है, वो तो लोगों बच्चों को पढ़ाई रहे हैं, उच्चतम शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में जैसे कमरे बना दिए जाते हैं, साफ़ सफाई का कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं होती, साफ़ सफाई की कहीं ना कहीं कमी होती है। शिक्षा मंत्री जी हमारे वो भरपूर प्रयास करता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है, कमी नहीं आने देते। लेकिन क्या है, फिर भी हम लोगों को, मैं वही बात बोलता हूँ, आम पब्लिक को कहीं ना कहीं एक उत्तरदायित्व होता है कि जो सरकारी स्कूल है, जो हमारा विद्या मंदिर है, जिनसे पढ़ लिख करके आज हम इस पैमाने पे इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि हम लोगों को उसके बारे में अवगत करा सकें। तो स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है, या स्कूल की जो साफ़ सफाई है, या स्कूल के जो कमरों में कोई प्रॉब्लम है, या वहाँ पे कोई पंखे की फैसिलिटी नहीं है, या वहाँ पे कोई पानी की फैसिलिटी नहीं है, या किसी और प्रकार की कोई स्वास्थ्य मेडिकल सुविधा चाहिए, तो मैं उनको भी आगे ले जा करके भरपूर प्रयास करूंगा, ताकि बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और प्रत्येक गांव में, जैसे किसी गांव में भी आपको पता है सबके मीटर बाहर लग चुके हैं, मैं गांव में घूमता हूं, बिल लोगों के बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग इस चीज़ से परेशान हैं। तो मैं यही चाहूँगा, गांव में जैसे लाइट की फैसिलिटी नहीं होती, जो सोलर लाइट होती है, या गांव में जो गलियों में लाइट नहीं होती है, या गांव में बैठने पे कोई बेंच की नहीं होती, या फिर जैसे बस अड्डा होता है गांव में, बस अड्डे पे बैठने की पूर्ण व्यवस्था नहीं होती है, बस अड्डे पे लाइट नहीं होती, तो मैं यही चाहूँगा अपना जो भी मेरा वार्ड है, या जो भी इंद्री हल्के में मदद कर सकता हूँ, वार्ड की मैं फर्स्टली बात करूँगा, तो वार्ड में मेरे जितनी भी ये फैसिलिटीज़ हैं स्वस्थ और सुंदर, मैं खुद खड़ा हो करके उस काम को करने में मदद करूँगा। तो जितनी भी मैंने आपसे बातें बोली हैं मैडम, ये बड़ी प्रैक्टिकल सी है, और मेरी अगर इन किन्हीं बातों में कोई त्रुटि हुई हो, या मेरे कोई शब्दों का हेर फेर हुआ हो, तो मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कोई शब्दों का अगर हेर फेर हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। और बस यही चाहूँगा कि वार्ड नंबर 3 में जो मेरे गांव आते हैं, जैसे मैं गांव की बात करता हूं, हमारा चांसमंद गांव से लेकर के लवकरी तक जो भी मेरी यूपी बेल्ट होते हैं, जमुना बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, वो लेकर के, और इधर इस्लाम नगर, कलरी ननेड़ा, कलरी खालसा, तुसंग, करतारपुर, लवकरी, गढ़पुर टापू, मुस्सेपुर, समसपुर, बीड़ माजरा, कलसोरा, इस्लाम नगर, और अगर मैं बात करता हूँ जप्ती छपरा, सैयद छपरा, नया गांव, नबियाबाद, हलवाना, मॉडल टाउन, रंदोली, डबकोली खुर्द, ब्याना, शाहपुर, जितने भी मेरे 29 से 30 गांव मेरे वार्ड में पड़ते हैं, तो उन सभी वार्ड वासियों से मैं इस अपनी आवाज़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आपका भाई है, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, ज़्यादा ऊंचे परिवार से बिलोंग नहीं करता। तो आप लोगों से इस खबर के माध्यम से एक ही बात, आपको पता है कि सोशल मीडिया जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है, वो हम लोगों की आवाज़ बनता है। तो इस खबर के माध्यम से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहूँगा कि अब की बार अपने भाई रविंद्र डांगी समसपुर को सेवा करने का मौका ज़रूर देना। क्यों देना? क्योंकि आज तक आप लोगों ने इतने लोगों को मौका दिया है। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है लगभग, अगर मैं बात करता हूँ 5 के 30 यानी 5 हमारे पार्षद है वो बन करके मेरे अकॉर्डिंग, यानी मेरे एज के अकॉर्डिंग मैंने 6 पार्षदों को देखा है। और देखिए अपनी कसर कोई नहीं छोड़ता, ठीक है, लेकिन अब की बार एक युवा शिक्षित कर्मठ और आप सबके जाने पहचान उम्मीदवार, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त रविंद्र डांगी, आपका जाना पहचाना समसपुर गांव है मेरा, इंद्री हलके में समसपुर गांव है, और जो मेरा वार्ड है उसके लगभग सेंटर में पड़ता है। छोटा सा गांव है, एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं। तो मैं तो बस अपनी 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर एक ही विनती करना चाहूँगा कि अब की बार इस रविंद्र डांगी समसपुर को, अपने भाई को, अपने बेटे को एक मौका देना है, ताकि जो आप लोगों की समस्याएं हैं वो मैं अपनी हरियाणा सरकार के सामने, अपनी भारत सरकार के सामने ले करके पहुँची। और जो मेरे युवा हैं, जो मेरे वृद्ध हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल है, फैसिलिटी है, जैसे मैंने आपको सबको गिनवाई, उन सबको मैं अपने चेयरमैन, जिला पार्षद या अपनी हरियाणा सरकार के समक्ष लेकर के जा सकूं और आप सब लोगों की समस्याओं का निवारण करने का कार्य करूंगा, कोशिश करूंगा। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर इनमें मेरी कोई भाषा में त्रुटि रही उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और आने वाले
जिला परिषद वार्ड नंबर 3 के इलेक्शन से रविंद्र डांगी समसपुर को भारी मतों से विजयी बनाए। मेरा फ़ोन नंबर है 9255298000। दोबारा बताना चाहूँगा 92-552-98,000 यानी 92-55-29-8000। ये मेरा नंबर है 9255298000। ये मेरा नंबर है। 24 घंटे आप मेरे को किसी भी समय कॉल। और मैं केवल पार्षद बनने के बाद नहीं, मैं आप लोगों को इतनी संवेदना देता हूं कि अगर अब भी कहीं पे किसी की कहीं मेरी ज़रूरत पड़े, जितना मेरे पास कोई पद प्रतिष्ठा तो है नहीं, लेकिन मैं आम नागरिक होने के नाते आप लोगों की समस्याओं को अब भी सरकार के सामने ले जाने की कोशिश करूँगा। और बस आप लोगों से अंत में यही कहना चाहूँगा, अब की बार शिक्षित और युवा उम्मीदवार भाई रविंद्र डांगी समसपुर को जिला परिषद इलेक्शन वार्ड नंबर 3 से भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।